लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक नया उठाया था, स्लम सेल का। स्लम सेल का मीनिंग समझा दिया था कि अगर कोई पर्सन अपना एंटायर बिजनेस एक ही अमाउंट पे सेल कर दे, अगर कोई पर्सन अपना एंटायर बिजनेस, एंटायर यूनिट, मतलब जरूरी नहीं बिजनेस, बिजनेस की कोई यूनिट भी हो सकती है, पूरा बिजनेस भी हो सकता है, तो अगर वो एक ही प्राइस पे सेल कर दे, जिसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटी सारी एक साथ ट्रांसफर हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं स्लम सेल। ठीक है। कैलकुलेशन, वही कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड चेक 3 years फॉर नेचर, मतलब अगर आपका बिजनेस या यूनिट 3 साल से ज्यादा टाइम के लिए रन किया है तो लॉन्ग टर्म, और 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म। कैलकुलेशन, कंसिडरेशन रिसीव्ड, मतलब जो लमसम अमाउंट है वो, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा नेट कंसिडरेशन। फिर लेस नेट वर्थ, तो ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एंड नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब क्या है? नेटवर्थ में है भाई, सबसे पहले लेनी है एसेट्स। एसेट्स में कैसे? अगर डब्ल्यूडीवी गिवन है तो डब्ल्यूडीवी, अगर डब्ल्यूडीवी नहीं गिवन है तो बुक वैल्यू। और ऐसी कोई एसेट है जिसकी 35 या 35 एडी में 100% डिडक्शन मिल गई है तो जीरो, नील। एक बात का ध्यान रखना है, रिवैल्यूशन अगर आपको दे रखी है तो रिवैल्यूशन वैल्यू को इग्नोर करना है, रिवैल्यूशन वैल्यू का ध्यान नहीं रखना है। सिंपल, जिसकी डब्ल्यूडीवी दे रखी है उसकी डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी नहीं दे रखी है तो बुक वैल्यू। और अगर अगर 35 एडी या 35 में आपने 100% डिडक्शन क्लेम कर ली है तो जीरो। ठीक है। फिर जो लाइबिलिटीज है उनकी बुक वैल्यू लेस कर दो और ये आपकी आ जाएगी नेट वर्थ। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी स्लम सेल होगी, जब भी स्लम सेल होगी, हाउ वी इन केस ऑफ स्लम सेल, एसएससी shall furnish a report to CA in section 44A(B). ठीक है। अगर अगर स्लम सेल करता है तो एसएससी को अपने सीए के सामने एक रिपोर्ट शो करनी होगी। ठीक है, किसके रिगार्डिंग? इंडिकेटिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। ठीक है, अपनी नेटवर्थ के कैलकुलेशन को बताने वाली एक रिपोर्ट सीए के सामने 44A(B) में रिप्रेजेंट करनी होगी। तो देखो, इसका क्वेश्चन पिक करते हैं। तो देखो, X has several undertakings carrying on several businesses। X है, उसके पास बहुत सारे बिजनेस है और बहुत सारे अंडरटेकिंग्स है उसके पास में। During the year 2021, the company sold one of its undertaking as it was continuously generating loss since 5 years। ठीक है, तो कंपनी सोल्ड वन ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, पूरे अंडरटेकिंग ही बेच दी। अब पूरे अंडरटेकिंग बेच दी, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या है? सम सेल। यहाँ पॉइंट क्या है? स्लम्प सेल
और कितना टाइम हो चुका है? 5 years। मतलब अगर गेन होगा तो कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, आगे नेक्स्ट, इसके बाद में सेल प्राइस दे रखी फॉर अ लमसम वैल्यू ऑफ 300 lakhs विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पूरा का पूरा अंडरटेकिंग इसने 300 लाख रुपए में सेल कर दिया। तो बस सिंपल, ये हमारे लिए क्या हो गई? सेल प्राइस। बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग एज ऑन द डेट ऑफ सेल इज एज अंडर। तो देखो, लैंड ये आपको दे रखी है बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से कोई लेन देन है ही नहीं अपने को, ठीक है। तो लैंड 50 लाख रुपए की वैल्यू है। वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ स्टाम्प ड्यूटी कितनी हो गई? 70 लाख। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, सेक्शन 50C हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। इसके बाद में अच्छा एक बात और, अगर कैलकुलेशन करते टाइम नेटवर्थ नेगेटिव है, अगर कैलकुलेशन करते टाइम नेटवर्थ नेगेटिव है, तो इन दैट केस नील लेंगे, नेगेटिव नहीं। मतलब अगर आप कैलकुलेशन करो नेटवर्थ नेगेटिव आ गई, तो नेटवर्थ नेगेटिव नहीं लेनी है, फिर उसके लिए क्या रखना है? 0। ठीक है, आगे नेक्स्ट, तो समझना, लैंड 50 लाख में बेची, सॉरी लैंड की वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू 50 लाख, और रिवैल्यूएशन वैल्यू का ध्यान नहीं रखना है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 50C पर, वो अलग जगह काम में आएगा। मशीन की बुक वैल्यू है 70 लाख बट डब्ल्यूडीवी गिवन है। अब भी आपको क्या समझाया था? जिसमें डब्ल्यूडीवी गिवन है उसमें डब्ल्यूडीवी लेनी है, और जिसमें जैसे लैंड में डब्ल्यूडीवी गिवन नहीं है तो बुक वैल्यू। फर्नीचर 50 लाख की बुक वैल्यू है पर डब्ल्यूडीवी कितनी है? 90 लाख। एक सेकंड वेट करना। स्टॉक 30 लाख और डेटर्स 40 लाख। तो देखो, जिस जिसके अंदर डब्ल्यूडीवी गिवन है उसके अंदर हम लोग क्या लेंगे? जिन जिन में डब्ल्यूडीवी गिवन है उनमें डब्ल्यूडीवी, और जिनकी डब्ल्यूडीवी नहीं गिवन है उनकी क्या ले लेंगे? बुक वैल्यू। आई बात समझ में? तो इससे क्या निकल जाएगी? इन सब से क्या निकल जाएगी? नेटवर्थ। ब्रोकरेज ऑन ट्रांसफर पेड एट द रेट ऑफ 5%, कैलकुलेट कैपिटल गेन। तो ये स्लम सेल है, तो आइडेंटिफाई हो गई इजीली। भाई ये स्लम सेल है, इजीली आइडेंटिफाई हो गई सबको, या कोई डाउट था? इजीली आइडेंटिफाई हो गई थी क्या? यस और नो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो देखो सेल वैल्यू, तो वो तो क्या हो गया? लमसम कंसीडरेशन जो कितना था? 300 लाख। लेस क्या करते हैं? नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे? जो भी एसेट्स है, देखो एसेट्स क्या क्या थी? लैंड है 50 लाख रुपीस की, मशीन डब्ल्यूडीवी लेंगे 60 लाख, फर्नीचर की भी डब्ल्यूडीवी ले लेंगे 90 लाख। लैंड 50 लाख, मशीन डब्ल्यूडीवी
70 लाख, फिर 60 लाख, फिर डेटर्स और स्टॉक 30-40 लाख, ठीक है। तो टोटल आएगी ये 270 लाख, लेस लाइबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 50 लाख के, 220 लाख ये आपकी आ गई नेटवर्थ। तो भाई 300 लाख, सॉरी, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस कितने, ब्रोकरेज था 5%, तो नेट सेल कितनी आ गई, 285 लाख, लेस नेटवर्थ कितनी है, 220 लाख की, और तो ये आ जाएगी 65 लाख की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, समझ में आ गया क्या सबको? नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट और इक्वली आईएमपी सेक्शन है, सेक्शन 50C, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। सेक्शन 50C स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। अब देखो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती क्या है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है, जो जो वैल्यू किसी, देखो मेनली यूजफुल किसके लिए होती है, यूज्ड फॉर लैंड एंड बिल्डिंग ओनली, क्योंकि उन्हीं की स्टाम्प वैल्यू जो जो अथॉरिटी के हिसाब से उनकी रजिस्ट्रेशन वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आप लोग कोई जमीन 1 करोड़ में खरीद रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग उसकी रजिस्ट्री भी 1 करोड़ से कराओ। उसकी रजिस्ट्री जो होती है वो 50 लाख, 60 लाख या 35 लाख से भी जाती है। तो मार्केट वैल्यू उसकी 1 करोड़ है, बट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अनुसार उसकी वैल्यू कितनी है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कितनी है, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है वो होती है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। कब यूज में आएगी, तो देखो अगर कोई एसएससी, देखो होता क्या है, अपने कैपिटल गेन को कम बताने के लिए वो क्या करता है, अपनी सेल प्राइस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से भी कम पे शो कर देता है, जबकि ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू बेसिकली उस लैंड एंड बिल्डिंग की मिनिमम वैल्यू होती है। बेसिकली मैं ये बोलूंगा 90% केसेस के अंदर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उस एसेट की मिनिमम वैल्यू होती है जिसको सेल करेगा। अब वो उससे भी कम पे सेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी है, मैंने वो बिल्डिंग मेरे फ्रेंड को, अब बेची कितने में भी है वो अलग बात है, बट जो सेल कंसिडरेशन शो कर रहा हूँ वो शो कर रहा हूँ केवल 20 लाख का, जबकि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है।
केवल मैं कितने बता रहा हूँ, मैंने कितने बेची है 20 लाख में, जबकि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 50 लाख। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये ऐसा माना तो गवर्नमेंट कि ये हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसीडरेशन माना जाता है। तो if SSC transfers its land and building at a sale consideration less than stamp duty value, then स्टाम्प ड्यूटी, ये तो बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन वैल्यू होती है उस एसेट की, उस एसेट की गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन वैल्यू होती है वो होती है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हर एसेट की एक वैल्यूशन होती है, वो होती है उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। और क्या लैंड बिल्डिंग की पॉसिबल है, बाकी की पॉसिबल है नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी जमीन खरीदी थी 13 लाख, 50 लाख, 20 लाख में, तो इन दैट केस आज उसकी वैल्यू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कितनी है, वो होती है उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन रिकॉर्ड्स। आया समझ में? जिस वैल्यू से रजिस्ट्रेशन हुआ था या होने वाला है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होनी चाहिए, रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, ना कि मार्केट वैल्यू बोल रहा हूं मैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो होती है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। ओके उर्वी? तो देखो, if SSC transfer its land and building at a sale consideration less than stamp duty value, in that case यहाँ पे सेल कंसिडरेशन कैसे डिसाइड होगा? एक्चुअल सेल प्राइस इंटू 110% एंड स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, यहां से दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, यहां से आप लोग ये बोल सकते हो इन दोनों में से अब देखो, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन, टेक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर भाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है दोनों में से तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो, बात ही खत्म। बट इफ एक्चुअल सेल प्राइस इंटू 110% इज हायर, तो आपको 100 वो वैल्यू वैल्यू नहीं लेनी है, आपको क्या लेना है, एक्चुअल सेल प्राइस लेना है, एंड देन कंपेयर। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यार जो रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वैल्यू है, जो रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वैल्यू है वो और इसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत डिफरेंस है। देखो होता कभी कभी, बहुत रेयर चांसेस है, 5% केसेस मान लो, जहाँ पे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वैल्यू ज्यादा होती है बट उसकी मार्केट वैल्यू सच में कम हो जाती है। जैसे गांव में जमीन है,
गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सब जगह की वैल्यू एक जैसे ही बढ़ती है, पर क्या गांव में जमीन उसी स्पीड से गांव में जमीनों की वैल्यू उसी स्पीड से बढ़ती है जितना अर्बन एरिया में बढ़ती है? नॉट पॉसिबल। तो इन दैट केस, अगर कोई ऐसा केस बनता है जहाँ पे एक्चुअली में वो एसएससी गवर्नमेंट को पागल नहीं बना रहा है, मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, बट बट उस एसेट की मार्केट वैल्यू सच में ही स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, देन देन एक बंदा और बीच में रहता है, उसको बोलते हैं एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफिसर वहां जाएगा। एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफिसर उस जगह पे जाएगा, उस जगह को देख के उस एरिया के अकॉर्डिंग अपनी तरफ से एक वैल्यू और देगा। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफिसर जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हाँ ये बंदा वैल्यूएशन ऑफिसर, मतलब क्वालिफिकेशन के बेस पर ही चलता है ये सब कुछ क्वालिफिकेशन के बेस पर। जैसे आप सीए में बन जाओगे, आपकी डिग्री तो आप सीए में ही कहलाओगे, तो आप लोगों को क्या बोला जाएगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। वैसे ही वैल्यूएशन ऑफिसर्स होते हैं। तो अगर एसएससी अपील करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और सच में उस एसेट की मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो इन दैट केस इनकम टैक्स अथॉरिटी एक वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट करती है जो अपनी तरफ से एक वैल्यू देगा, और फाइनली सेल कंसीडरेशन होगा इन दोनों में से जो भी कम होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक्चुअल सेल प्राइस, एक्चुअल सेल प्राइस इनटू 110% और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो भाई अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो, और अगर एक्चुअल सेल प्राइस इनटू 110% ज्यादा है तो एक्चुअल सेल प्राइस लेंगे। ठीक है, फिर उसको कंपेयर करेंगे वैल्यू डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, और फिर जो कम होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? सेल प्राइस। इज इट ओके? समझ में आया? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। पांच लाख, ठीक है, तो सेल कंसीडरेशन क्या मानूंगा? एक्चुअल सेल प्राइस है 5 लाख, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 5,30,000, तो सेल कंसीडरेशन क्या मानूंगा? तो सिंपली हो जाएगा, देखो मैं क्या करूंगा, नहीं या सुनो, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक इसका 110% करूंगा, तो 5 लाख का 110% कितना आ गया? 5.5 लाख। तो अब 5.5 लाख और 5,30,000 आपको क्या समझाया था? अगर स्टाम्प ड्यूटी वेट करो, सुनो यहाँ पे, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, और सेल प्राइस इंटू 110% ज्यादा है तो एक्चुअल सेल प्राइस लेंगे। क्या लिखा था वहां पे? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हायर है, देन टेक स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, and if actual sale price into 110% is higher, then take actual sale price। तो क्या लेंगे यहाँ पे? 5 लाख। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो चलो बताओ, यहाँ पे सेल कंसीडरेशन क्या होगा?
उर्वी 1075 कैसे हुआ? अभी समझाया आपको, इसको पहले 110% करो, कितना आएगा? 11 लाख। अब एक्चुअल सेल प्राइस इंटू 110% अगर ज्यादा है तो क्या लेंगे? एक्चुअल सेल प्राइस लेंगे ना। अभी तो समझे पिछले क्वेश्चन में, एक्चुअल सेल प्राइस इंटू 110%, अगर वो ज्यादा है तो एक्चुअल सेल प्राइस लेंगे ना। तो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे? इंटू 110%, तो कितना आ गया? 8,80,000। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है अभी भी, तो 9 लाख। फिर अब क्या होगा इसका आंसर? तो पहले चेक करेंगे इन दोनों में से। भाई इसका 110%, 5.5, 5.5 लाख, 6 लाख हायर क्या है? 6 लाख। तो हायर को इसके साथ वापस से कंपेयर करेंगे, 6 लाख और 5,60,000। भाई पहले इन दोनों को, और फिर जो हायर होगा उसको वैल्यू डिटरमाइन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, 6 लाख और 5,60,000। फिर दोनों में से जो भी क्या होगा? कम होगा, 5,60,000। चेक करो अब। तो क्या करेंगे? इसका 110%, 11 लाख। 11 लाख और 12 लाख ज्यादा क्या है? 12 लाख। 12 लाख को वैल्यूएशन ऑफिसर से डिटरमाइन करेंगे, 14 लाख हो रहा है। तो हमारा क्या पॉइंट है भाई? दोनों से जो कम होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 लाख। आया समझ में उर्वी? चलो, तो 5 मिनट में हम लोग नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं, उसको ज्वाइन करना। बाद में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट में हम लोग नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं।